आज हम पढ़ेंगे अरस्तु का राज्य संबंधी सिद्धांत। गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में ये सारे वीडियो अपलोडेड हैं। मैं आशा नागर, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज देवली। अरस्तु ने राज्य के संदर्भ में कहा था कि जब अनेक गांव एक ही संपूर्ण समुदाय में के रूप में संयुक्त होते हैं, जो इतना बड़ा होना चाहिए कि वह बिल्कुल या करीब करीब आत्मनिर्भर हो, तब राज्य अस्तित्व में आता है। मतलब राज्य के अस्तित्व में आने का क्या प्रारूप या प्रक्रिया बताइए कि जब गांव हैं वो इस बड़े समुदाय में इकट्ठे हो जाते हैं और वो आपस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तब राज्य अस्तित्व में आता है। इसकी उत्पत्ति मात्र जीवन की आवश्यकताओं से होती है, परंतु उसका अस्तित्व सदजीवन के लिए बना रहता है। मतलब राज्य की जो उत्पत्ति है जीवन के लिए होती है, लेकिन वो अस्तित्व में किसके लिए बना रहता है? व्यक्तियों के सदजीवन के लिए बना रहता है। अरस्तु की अपनी जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, उसमें अरस्तु ने राज्य संबंधी सिद्धांतों का वर्णन किया है। उसने राज्य के स्वरूप, जन्म और लक्ष्य का सुंदर प्रतिपादन किया है। उसके राज्य संबंधी विचार इतने सुव्यवस्थित हैं कि अरस्तु के लगभग 2500 साल बाद भी आज उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार किया जाता है। उसके राज्य संबंधी सिद्धांत के कारण ही उसे राजनीति के नवीन विज्ञान का प्रतिपादक माना जाता है। अपने गुरु प्लेटो के समान ही अरस्तु का लक्ष्य भी सोफिस्टों के इस मत का खंडन करना है कि राज्य एक परंपरा जनित संस्था है जिसका अपने सदस्यों की भक्ति पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। अरस्तु यह सिद्ध करना चाहता है कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है। यह एक स्वाभाविक संस्था है। इसके उद्देश्य और कार्य नैतिक हैं तथा ये सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ तथा उच्च है। ठीक है। अरस्तु अपने गुरु प्लेटो की भांति बता ही दिया कि सोफिस्टों के विचारों का खंडन करता है कि कौन से विचार की कि राज्य की उत्पत्ति समझौता सिद्धांत से हुई है और उसका अपने नागरिकों की शक्ति पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रवृत्ति का ही परिणाम है। उसका मत है कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। उसके उद्देश्य और कार्यों नैतिक हैं। वह सब संस्थाओं में श्रेष्ठ और उच्चतर है। ठीक है। ये राज्य की उत्पत्ति के बारे में अरस्तु ने बताया है। ठीक है। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है। ठीक है। परंतु उसका अस्तित्व सदजीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। हमने पहले बताया था। ठीक है। यदि समाज के आरंभिक रूप प्राकृतिक हैं तो राज्य की भी वही स्थिति है, क्योंकि वह उनका चरम लक्ष्य है और किसी वस्तु की प्रकृति उसका चरम लक्ष्य होती है। व्यक्ति के लिए राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक है। अपने इस विचार की पुष्टि के लिए अरस्तु ने 2 तर्क दिए। राज्य की उत्पत्ति कैसे बताई अरस्तु ने कि राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप में होती है, इसके लिए उसने 2 तर्क दिए हैं। पहला, अरस्तु मानता है कि प्रत्येक राज्य प्रकृतिजन्य होते हैं, क्योंकि राज्य उन समस्त समुदायों का पूर्ण रूप है जो प्रकृतिजन्य है। राज्य में भी वही गुण विद्यमान है जो इसका विकास करने वाली पूर्ववर्ती समुदायों में पाया जाता है। राज्य की प्रारंभिक एवं मूलभूत इकाई अरस्तु व्यक्ति को मानता है। देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बीच बीच में हमें याद करते रहने हैं। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा बताया? प्राकृतिक सिद्धांत। ठीक है। समझौता सिद्धांत का उसने खंडन किया। ठीक है। राज्य की प्रारंभिक और मूलभूत इकाई किसको माना है? व्यक्ति को माना है, जो अकेले में अपूर्ण है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं को जुटाने एवं अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए व्यक्ति को अनेक समुदायों की आवश्यकता होती है। परिवार, गांव, राज्य आदि व्यक्ति के कुछ ऐसे ही मूलभूत समुदाय हैं। जिस अर्थ में परिवार या ग्राम व्यक्ति के लिए नितांत आवश्यक होने के कारण स्वाभाविक समुदाय है, उसी अर्थ में राज्य भी व्यक्ति का एक नितांत आवश्यक समुदाय है। इस समुदाय की उपस्थिति से ही व्यक्ति आत्मनिर्भरता एवं पूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। सामाजिक जीवन अन्य जीवधारियों में पाया जाता है, परंतु व्यक्ति विचारशील प्राणी है, इसलिए उसकी सामाजिकता अन्य श्रेणी के जीवधारियों से भिन्न होती है। यह सामाजिक मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों तथा कुछ विशेष उद्देश्यों पर आधारित है और इसने अनेक स्थितियों से गुजरकर अपना पूर्ण विकास प्राप्त किया है। सर्वप्रथम विवाह पद्धति के आधार पर अरस्तु ने सबसे पहले सामाजिक संस्था परिवार की स्थापना की। यानी अब इसने विकास बता रहा है कि राज्य का विकास कैसे होता है। राज्य की उत्पत्ति बताई दी हमने प्राकृतिक सिद्धांत द्वारा। राज्य का विकास एक सबसे पहले परिवार बना।
जिसमें पति पत्नी, संतान और दास एक साथ रहते हैं। परिवार में हमें राज्य के बीज दिखाई देते हैं, क्योंकि परिवार का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता है। परिवार स्वाभाविक समुदाय है, क्योंकि यह संतान उत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। परंतु व्यक्ति को केवल सुरक्षा ही नहीं चाहिए, उसकी अन्य भी अनेक भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं होती हैं। इसलिए कुछ परिवार मिलकर एक गांव का निर्माण करते हैं। गांव के व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़े निपटाने और उनके सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रबंध किया जाता है। लेकिन ग्राम के व्यक्तियों की सभी भौतिक, बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताएं पूरी वो अकेला गांव नहीं कर पाता है। अतः ग्राम के सम्मेलन यानी फिर क्या करते हैं, बहुत सारे गांव मिलकर एक नगर राज्य बनाते हैं। पहले परिवार था, फिर गांव था, फिर नगर राज्य हो गया। नगर राज्य सुरक्षा और न्याय प्रदान करने की आवश्यकता ग्राम की तुलना में अधिक अच्छे प्रकार से पूरी करता है और व्यक्ति की बौद्धिक और नैतिक शक्तियों को भी अच्छे प्रकार से विकसित कर सकता है। अतः नगर राज्य व्यक्तियों का अनन्य और पूर्ण एवं श्रेष्ठतम समुदाय है। इस प्रकार अरस्तु के अनुसार परिवार से गांव और गांव से राज्य अस्तित्व में आए हैं। अरस्तु कहता है कि जब बहुत से गांव एक दूसरे से पूर्ण रूप से इस प्रकार मिल जाते हैं कि वे केवल एक ही समाज का निर्माण करते हैं, तब वह समाज राज्य बन जाता है। दूसरे शब्दों में राज्य कुलों यानी परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है, जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ये इसका राज्य का उसने अर्थ बताया है। अब आता है राज्य का स्वरूप, कि प्लेटो ने राज्य का क्या स्वरूप बताया है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सावयव जीवधारी है, यानी कि जिसके अवयव होते हैं। अतः जिस प्रकार एक सावयवी जीवधारी का विकास होता है, उसी प्रकार राज्य का भी विकास होता है। अरस्तु के विचार को मानव शरीर के उदाहरण से समझा जा सकता है। मानव शरीर में हाथ, पैर, नाक, कान आदि अंग होते हैं। इन अंगों का अलग अलग काम होता है और इन्हें करने के लिए वे शरीर पर ही निर्भर रहते हैं। यदि शरीर का कोई अंग अपना कार्य करना बंद कर देता है या उसे ठीक प्रकार से नहीं करता है, तो शरीर निर्बल हो जाता है। जो बात शरीर के बारे में है, वही राज्य के बारे में भी सही है। जिस प्रकार शरीर का विकास स्वाभाविक रूप से होता है, उसी प्रकार राज्य का भी विकास हुआ है। शरीर के समान राज्य भी अनेक अंगों से मिलकर बना है, जैसे व्यक्ति, उनकी संस्थाएं, परिवार, गांव आदि। जिस प्रकार शरीर के सब अंग अपने अपने निर्धारित कार्य करते हैं, उसी प्रकार राज्य के सब अंगों को भी अपने निर्धारित कार्य करना आवश्यक होता है। इस प्रकार राज्य के विकास का स्वरूप जैविक है। ठीक है। राज्य के विकास के संबंध में अरस्तु का दृष्टिकोण को समझाते हुए बारकर कहता है कि राजनीतिक विकास जैविक विकास है। राज्य तो मानो पहले से गांव, परिवार, व्यक्ति के रूप में भ्रूण अवस्था में होता है। राजनीतिक विकास की प्रक्रिया ऐसी है मानो राज्य आरंभ से लेकर अंत तक विभिन्न रूपों को धारण करता है और प्रत्येक रूप उसको पूर्णता से अधिक निकट ला सकता है। इस प्रकार अरस्तु के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार विकासवादी सिद्धांत के अनुरूप हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस सिद्धांत के समान उसके राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत हैं। तो विकासवादी सिद्धांत के अनुरूप परिवार के विकास से व्यक्ति पूर्णत्व की दिशा में कुछ कदम बढ़ाता है और कुछ और अधिक पूर्णता की प्राप्ति उसकी नैसर्गिक प्रवृत्ति गांव को जन्म देती है और संपूर्णता एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते हुए मानव के चरण अपनी मंजिल तक उस समय पहुंच जाते हैं जबकि सर्वोच्च एवं सर्वांगीण समुदाय राज्य की स्थापना संभव हो जाती है। अरस्तु के अनुसार राज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनको हम पॉइंटों में पढ़ेंगे। अरस्तु राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानता है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। उसके अनुसार राज्य मानव के भावनात्मक जीवन की अभिव्यंजना है और इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। राज्य परिवार का ही बड़ा रूप होने के कारण यह भी वैसे ही स्वाभाविक है जैसा कि परिवार। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार में आरंभ होता है, यह उसकी पूर्ण सिद्धि राज्य में ही की जा सकती है। ठीक है। दूसरा उसने विशेषता बताई कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, यानी राज्य व्यक्तियों के जन्म से पहले का ही है। अरस्तु कहता है कि राज्य मनुष्य से भी प्राथमिक है। उसका मतलब ऐसा कहते हुए ये नहीं है कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ है, बल्कि उसके कहने का मतलब ये है कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य पहले जन्म लेते हैं या राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। ये कैसे हुआ, इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व है। पूर्णता पहले आती है, उसके बाद में अंग आते हैं। इसलिए मतलब उसने तर्क दिया इस सब जो अपनी
राज्य को व्यक्ति से पूर्व का संगठन बताने के लिए, ठीक है, कि पूर्णता पहले आती है, बाद में उसके अंग। इसलिए राज्य व्यक्ति की से पूर्ववर्ती है। मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति, परिवार, ग्राम के अस्तित्व में आने से पूर्व ही हो चुका था। अरस्तु कहता है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले आया है। अरस्तु राज्य को एक सर्वोच्च समुदाय मानता है। अरस्तु कहता है कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। उसके शब्दों में राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, बल्कि वो सर्वोच्च समुदाय है। क्यों? किसे कारण बताया उसने? पहला, कि राज्य में अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं होती हैं। इन सब संस्थाओं का अस्तित्व राज्य के कारण ही होता है। ये केवल राज्य के अंदर ही कार्य कर सकती हैं, ये राज्य के अधीन होती हैं और राज्य का इन पर पूर्ण नियंत्रण होता है, ठीक है। इसके पक्ष में दूसरा कहता है, और राज्य के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं एक पक्षीय होती हैं। जैसे धार्मिक संस्थाएं धार्मिक आवश्यकताओं, सामाजिक संस्थाएं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उनका अधिकतम विकास करता है। अतः राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य का स्वरूप जैविक है, यानी अरस्तु राज्य के स्वरूप को जैविक मानता है। जैविक सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण के बहुत से विभिन्न अंग होते हैं। प्रत्येक अंग का अपना अलग कार्य होता है। प्रत्येक अंग अपने अस्तित्व और जीवन हेतु संपूर्ण पर निर्भर करता है। जब अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय कहता है, तब उसके सिद्धांत में राज्य का यही जैविक तत्व दिखाई देता है। उसने राज्य की तुलना शरीर से और व्यक्ति की तुलना हाथ जैसे अंगों से की है। उसके अनुसार राज्य और व्यक्ति में वही संबंध होता है जो शरीर और हाथ में है। उसने यह भी कहा है कि जिस प्रकार शरीर के किसी अंग में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने पर समस्त शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, उसी प्रकार राज्य के किसी एक तत्व में अत्यधिक अभिवृद्धि होने से राज्य का स्थायित्व खतरे में पड़ जाता है। अगली विशेषता बताइए कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। अरस्तु ने राज्य को एक आत्मनिर्भर संगठन माना है। इसका मतलब यह है कि राज्य अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता है। अरस्तु ने आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया है। उसने इसके लिए यूनानी शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ होता है पूर्ण निर्भरता। आत्मनिर्भरता का अर्थ है राज्य में ऐसे भौतिक साधनों और ऐसी नैतिक प्रेरणाओं और भावनाओं की उपस्थिति जो किसी प्रकार की बाह्य भौतिक या नैतिक सहायता पर निर्भर हुए बिना पूर्ण मानव विकास को संभव बनाए। नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है अरस्तु के अनुसार। यद्यपि उसके जीवन काल में फिलिप ने यूनान के नगर राज्यों का अंत कर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन अरस्तु ने इन साम्राज्यों के संबंध में बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। उसने तो आदर्श राज्य का चित्रण एक नगर राज्य के रूप में किया है। अरस्तु का यह नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, गुण और पूर्णता में एक साझेदारी है। अगली विशेषता बताइए, राज्य विविधता में एकता लिए हुए है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में एकता पर विशेष बल दिया और संपूर्ण राज्य को एक परिवार के रूप में देखा, लेकिन अरस्तु प्लेटो के एकता संबंधी विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। प्लेटो के समान अरस्तु राज्य की चरम एकता पर बल न देकर राज्य की विविधता में एकता का समर्थन करता है। अरस्तु कहता है कि राज्य का निर्माण विभिन्न तत्वों के मिलने से होता है। जिस प्रकार सुंदर चित्र विभिन्न रंगों के अनुपम मिश्रण से बनता है और जिस प्रकार मधुर संगीत की सृष्टि विभिन्न रंगों और तालों के समन्वय से होती है, उसी प्रकार आदर्श राज्य का निर्माण उसके विभिन्न अंगों के उचित सामंजस्य और संगठन के आधार पर होता है। राज्य एक क्रमिक विकास का परिणाम है। अरस्तु कहता है कि राज्य का क्रमिक विकास हुआ है। राज्य का विकास उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार एक अंगधारी जीवधारी का होता है। राज्य के विकास का रूप आंगिक है। व्यक्ति, परिवार और ग्राम इसके अंग हैं। ये अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनका क्रमिक विकास होता है। अंत में इनके पूर्ण रूप से विकसित हो जाने पर राज्य के दर्शन होते हैं। अरस्तु राज्य को एक आध्यात्मिक संगठन भी मानता है। अतः राज्य का उद्देश्य मानव सद्गुणों या अच्छी शक्तियों का विकास करना है। यह मानव को बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक श्रेष्ठता की प्राप्ति के साधन प्रदान करता है। ठीक है।
संविधान को राज्य की पहचान माना है अरस्तु ने, और संविधानों में परिवर्तन राज्य में परिवर्तन के समान ही होता है। राज्य और शासन में भी अरस्तु ने अंतर किया है। जहाँ राज्य समस्त नागरिकों और गैर नागरिकों का समूह है, वहाँ शासन उन नागरिकों का समूह है जिनके हाथ में सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता है। अरस्तु कहता है कि शासन में परिवर्तन तो उसी समय आ जाता है जब शासकों को अपदस्थ कर दिया जाता है। राज्य में परिवर्तन तब होता है जब उसके संविधान में परिवर्तन होता है। इसके साथ अरस्तु ने राज्य के कुछ कार्य और उद्देश्य भी बताए हैं। पहला कार्य बताया अपने सदस्यों को के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना, उत्तम और आनंदपूर्ण जीवन का निर्माण करना, नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, ठीक है, नागरिकों के लिए आवश्यक अवकाश जुटाने का प्रयत्न करना है, नागरिकों को अवकाश भी देना। इस संक्षेप में राज्य के कार्य और क्षेत्र के बारे में अरस्तु के विचारों से स्पष्ट होता है कि वह राज्य के अत्यंत व्यापक कार्य क्षेत्र का समर्थक था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।